स्टडी करती है और इन फोर्स से जो मूवमेंट हो रहा है या जो रिजल्ट डेवलप हो रहा है उसकी स्टडी करती है। क्लियर? अब एक छोटी सी बात जो कि हम सब लोग लिख लेते हैं, मैंने हमें समझनी चाहिए, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? क्या होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स? कम बेटा। सी, इंटरनल फोर्स का मतलब है जो अंदर है, एक्सटर्नल का फोर्स का मतलब है जो बाहर है। बेटा अपना हाथ उठाओ, इसने अपना हाथ उठाया, इज द इंटरनल फोर्स। मसल्स अंदर से, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, उनके थ्रू इसने अपने हाथ को एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा लिया, इज द इंटरनल फोर्स। मैंने इसको धक्का दे दिया, इज द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन फर्क किसके ऊपर पड़ा? इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो मैंने किस एंगल पे धक्का दिया, इसने किस एंगल पे फोर्स लगाया, इसकी मसल ने किस एंगल से खींचा, इस सारी स्टडी और इस सारे फोर्स से क्या रिएक्शन हुआ, इसकी स्टडी इज कॉल्ड एज बायोमेकेनिक्स। क्लियर? अब ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया? अरे शर्माने वाली बात नहीं, मेरे को 15 साल लग गए सीखने में। बताओ, क्लियर है कोई बच्चा? अब तुमको तो अच्छे से समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ों की स्टडी ही बायोमेकेनिक्स कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम, अगर ये सब स्टडी बायोमेकेनिक्स है तो वाई वी आर गेटिंग इट? या हमको खेलना कूदना ऐश करना, हमें क्या ज़रूरत है इसको सीखने की? तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोमेकेनिक्स फॉर एन एथलीट, अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ कोच, अ ट्रेनर? क्यों ज़रूरत क्या है इसको सीखने की? तो बायोमेकेनिक्स इज अ पर्टिकुलर एन आर्ट जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम किस एंगल या किस तरीके से अप्लाई करें कि हम मैक्सिमम बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड का नहीं है, कोऑर्डिनेशन आपका लेफ्ट हैंड का भी है, जिसमें कि आपने बो पकड़ा हुआ है। अगर बो के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर वो भी आपका कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाता है राइट हैंड से, तो आप किसी भी तरीके से अपनी बैलेंस को और अपनी स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते। क्लियर? सेकेंडली, कौन कौन सी ऐसी मसल है जो मसल ग्रो करने के बाद स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं? ना केवल ये, आपकी बैक मसल जो कि आपके रोटेशन को क्रिएट करती हैं, हल्का सा रोटेशन, टिल्टेड रोटेशन, ये भी पैरास्पाइनल मसल्स हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं और आपको बायोमेकेनिकली अलाइन करने के लिए काम करती हैं। अब बात आती है अलाइनमेंट। व्हाट डज इट मीन बाय अलाइनमेंट? अलाइन के बारे में क्या? अलाइनमेंट स्ट्रेट, और उसके बाद में आपके टारगेट से एरो और बो, और उसके बाद में फिर आपका जॉइंट के साथ में स्ट्रेट अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। वर्टिकल इज दिस, ग्राउंड से आपका फोर्स और आपके शोल्डर से टारगेट तक की एक इमेजिनरी लाइन, ये जब तक दोनों चीज़ें स्ट्रेट नहीं होती तब तक आप बैलेंस अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते। जब तक ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी और कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी, आपकी मसल पे स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और इंजरी के चांसेस होते चले जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपने रेगुलर प्रैक्टिस में आपको किसी भी तरीके से मसल में पेन, इंजरी वाले फीचर आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बायोमेकेनिकली गलतियां कर रहे हैं। आपकी ये स्ट्रेट लाइन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको सच में आर्चरी करने के बाद में पेन्स एंड एक्स आते हैं, या तो नेक के अंदर या बैक के अंदर? कितने लोग हैं? 1, 2 और आते हैं। कितने लोगों को पेन आता है कि भाई आर्चरी करने के बाद, अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे या तो नेक में पेन आता है या बैक में या फिर अपर स्कैपुला, इस एरिया में पेन आना शुरू हो जाता है? किसको? आपको कहाँ आता है बेटा? एक आपको ट्रेपेजियस में आ रहा है, तो आपको कहाँ आता है बच्चे? राइट हैंड में टाइटनेस है, सो यहाँ ये टाइटनेस है, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ फ्रैक्चर है। हाँ ठीक है, नहीं आप ये श्योर नहीं कर सकते कि ये सिर्फ फ्रैक्चर की वजह से है। फ्रैक्चर तो बोन में होता है, मसल में तो होता ही नहीं। ऐसे खींचते हो ना, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? रीजन ये है, ऑब्वियसली ये पैथोलॉजिकल सिम्टम एंड ऑल, लेकिन
हम बायोमैकेनिकली उसको कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर हम इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो मैंने बताया वर्टिकल स्ट्रेट अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट अलाइनमेंट, इसको हमने जितना ज़्यादा मेंटेन किया, जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे, उतना ही कम स्ट्रेस आपकी मसल, बोन और जॉइंट के ऊपर आएगा। जितना कम स्ट्रेस आएगा उतने ही कम चांसेस इंजरी के होंगे। पेन इज अ साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी इन द मसल। अगर रेगुलर वे में अगर इंजरी होती चली जाती है तो आगे जाकर आपका बायोमेडिकल बैलेंस खराब होता है, डिस्टर्बेंस होता है, हर चीज़ के अंदर आपको धीरे धीरे डिटेरियोरेशन आना शुरू हो जाता है। तो व्हाट ऑल डू वी नीड टू लुक आफ्टर द थिंग्स कि जब हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर चीज़ सेकेंडरी है, लेकिन पहले क्या है, बायोमैकेनिकली स्ट्रेट अलाइनमेंट। सेकेंडली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अलाइनमेंट के साथ साथ अगली चीज़ ज़रूरी है। अलाइनमेंट तो तब होगा जब आपकी मसल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो उसको इस अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके। सेकंड चीज़ आती है अलाइनमेंट के बाद में स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ शुड बी स्टार्ट विद दी फिंगर्स की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो ही आप स्टेबिलिटी स्ट्रिंग को होल्ड कर पाएंगे और एक्सटेंशन में आपकी रिस्ट को रख पाएंगे। देन दी फोर आर्म्स और आर्म्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। फोर आर्म और आर्म इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इट कम्स टू रम्बॉइडस, पीछे की मसल जो कि आपकी स्कैपुला है। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग स्कैपुला की ही की जाती है, क्योंकि स्कैपुला आपकी ड्रॉ के लास्ट जो फीचर है, जिसे ड्रॉ जो लास्ट फीचर है उसी के अंदर ही, जिसे कहते हैं होल्डिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है आर्चरी का। होल्डिंग ही डिसाइड करता है कि आप सक्सेस होगे या नहीं होगे। होल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी स्कैपुलर टिल्टिंग है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जो कि फोर्स अप्लाई करती है। और उसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है ट्रेपेजियस, जो कि नेक से शुरू होती है, और सेकेंडली इज रेम्बॉइडस, जो कि पूरी की पूरी आपकी स्कैपुला को कवर करती है। इन दोनों की ट्रेनिंग अगर आपकी नहीं है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका किसी भी तरीके से मूवमेंट जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। मूवमेंट स्टेबल नहीं होगा तो किसी भी तरीके से आप अलाइनमेंट मेंटेन, सबसे ज़्यादा जो काम करती है ना तो बाइसेप्स, ना ब्रेकियलिस, ना आपका स्टर्नम, ना आपकी लेटेस्ट डोर्साई, सारी की सारी होल्डिंग जो है वो इंटरनल रोटेशन, इंटरनल फोर्स जो हम बात कर रहे थे अभी, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स पे डिपेंड करती है। दैट इज योर स्कैपुला, अंदर से घूमना स्कैपुला का, उस पर डिपेंड करती है। अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो आपका किसी भी कीमत पे होल्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। और होल्डिंग अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप टारगेट को हमेशा फिक्स कर पाएंगे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। होल्डिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ओके दोनों कंडीशन में एक चीज़ बड़ी बहुत कम था, लेकिन मेंटेन करने का मतलब है कि आपको स्टेबिलिटी तब तक मेंटेन करनी है जब तक कि हिट साउंड नहीं सुनाई देता। और इसी तरीके की जब टेंडेंसी मेंटेन होती है तभी आप मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम कंसंट्रेशन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ अलाइंड होते हुए उसको हिट कर पाते हो। ये टेंडेंसी इतनी बारीक टेंडेंसी है जो कि ओलंपिक लेवल के ऊपर बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जो एग्जांपल मैंने दिया कि आपका टारगेट है उस जगह तक दौड़ना, और जब वो जगह ख़त्म होने वाली है 5 मीटर पहले आप अपनी एनर्जी को छोड़ दोगे, आप अपने कंट्रोल को छोड़ दोगे कि वी हैव अबाउट टू फिनिश। लेकिन आपको अगर वहाँ दौड़ना है तो आप अपना टारगेट रखो कि आपको पेड़ तक दौड़ना है, तो इस जगह को आप उस स्पीड में क्रॉस करोगे मैक्सिमम अपने एफर्ट के साथ। तो आपकी जो लिविंग है कि जहाँ आपने विड्रॉल करना है, छोड़ देना है, वो आपका कुछ मिली सेकेंड पीछे तक होना चाहिए। तभी आपके जिस पॉइंट पे आपने विड्रॉल किया है तब उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी और बैलेंस और अलाइन रहोगे बायोमैकेनिकली। ये बायोमैकेनिक्स कहता है। क्लियर? ठीक है। These all are the principles. Here biomechanics is a very tough journey, very tough. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं शायद बिल्कुल ऊपर ही बता पाया हूँ।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ, लेकिन इतना मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही मेरे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स है जो मैं समझा पाऊँ। मुझे आप एक चीज़ है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों को जितना भी कुछ समझ में आया उसमें जो जो डाउट रहे वो आप उससे पूछो, ताकि मैं उसको क्रॉस आंसरिंग कर सकूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता लगा कि यार बायोमैग्नेटिक्स को जितना इजी और जितना मतलब फालतू काम समझते थे उतनी फालतू की नहीं है, ज़रूरी हो गई है। आया समझ में? लिटरली बताओ यार, तो मुझे भी पता लगे कि मेरे आने का कोई फ़ायदा हुआ, नहीं तो क्या फ़ायदा। समझ में आया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सरसाइजेस या प्री ट्रेनिंग वर्कआउट? वो सिर्फ और सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है। ताकत सब में अच्छी है, कोई भी इतने छोटे एरो तो कोई आप हाथ से भी मारोगे तो चला जाएगा वहाँ तक, ताकत सब में है। लेकिन आर्चरी इज अ गेम, इज अ स्पोर्ट जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है बायोमैकेनिकली, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको बायोमैकेनिकली ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप आर्चरी के लिए नहीं हैं। और जिस इंसान की स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, उसके लिए आर्चरी कौन सी बड़ी चीज़ है? आर्चरी की प्रैक्टिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। प्रैक्टिस टू बीइंग अलाइन्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो समझ में आया रोल ऑफ द बायोमैकेनिक्स? और कुछ डाउट हो तो बताइए।